हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के लिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन लेके आया हुआ हूं दोस्तों। और आप लोग के लिए बिहार स्टेट, यूपी टीजीटी, डीएसएसबी, एमपी टीजीटी इत्यादि परीक्षाओं के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों। आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा क्योंकि यह वन लाइनर क्वेश्चन है। अक्सर वन लाइनर एग्जाम के टाइम हम लोग पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास का 0 से 3 साल की उम्र का समय जाना जाता है। तो दोस्तों, यह जाना जाता है शिशु अवस्था। तो यह इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे ज़्यादा हमारा केस में शैशवावस्था, जिसे शिशु अवस्था है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, वृद्धि होती है दोस्तों और विकास होता है। अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वृद्धि और विकास की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा किसके द्वारा प्रभावित होती है। दोस्तों, वृद्धि और विकास जो होता है यह नेचर और नर्चर के द्वारा क्या होता है, प्रभावित होता है, यानी कि व्यवहार का। ऑप्शन ए सही है। अगला है, आनुवांशिकता का वास्तविक निर्धारण कौन करता है। तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, यह करता है जीन। इम्पॉर्टेंट है। क्रोमोसोम्स किसके अणुओं से बना होता है। तो यह बना होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। हाँ दोस्तों, यह डीएनए का फुल फॉर्म है, यानी क्रोमोसोम किसके अणुओं से बना होता है, डीएनए से बना होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला जो वीडियो में आने वाला है यह वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग इसको शुरू से अंत तक देखिए। जीन्स का संवहन कब होता है। तो यह होता है दोस्तों गर्भाधान में, यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तभी उसका जीन्स का संवहन होता है। अगला है हमारा, पुरुष एवं स्त्री कोशिकाओं का संयुक्त परिणाम नाम क्या है। यानी कि जो स्त्री और पुरुष है, मेल फीमेल, उनके कोशिकाओं के संयुक्त यानी कि मिलने से परिणाम नाम क्या होता है, तो उसे बोलते हैं गेमेट्स। अगला है, पुरुष की जनन कोशिका को क्या कहते हैं। तो इसे दोस्तों क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। अगला है हमारा, जीन्स कैसे कार्य करता है। तो दोस्तों यह किस में करता है, जोड़ों में करता है। जैसे पुरुषों का XY होता है, महिलाओं का XX होता है। अगला है हमारा, स्त्री की जनन कोशिका को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको दोस्तों अंडाणु के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसी में अगर पूछ ले पुरुषों को जनन कोशिका को किस नाम से जाना जाता है, तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला है, पुरुष शुक्राणुओं में किस प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। तो यह होते हैं X और Y होते हैं। अगला है हमारा, स्त्रियों में लिंग संबंधी गुणसूत्र कौन से होते हैं। तो यह होते हैं दोस्तों XX होते हैं। और पुरुषों में XY होते हैं, महिलाओं में XX होते हैं। जीवन सूत्र किसे कहा जाता है। तो इसे क्रोमोसोम्स को क्या कहा जाता है, जीवन सूत्र कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला है हमारा, मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाली बाह्य उत्तेजक शक्तियों अथवा परिस्थितियों को किस नाम से जाना जाता है। तो यह जाना जाता है दोस्तों पर्यावरण के नाम से जाना जाता है, जिसे एनवायरनमेंट कहते हैं। अगला है, माता पिता तथा पूर्वजों से गर्भाधान के समय शुक्राणुओं एवं रजकणों के माध्यम से बालक को प्राप्त शारीरिक एवं मानसिक गुणों को क्या कहते हैं। तो यह किसे क्या कहते हैं, वंशानुक्रम। हाँ दोस्तों, जैसे भी पर्यावरण बोला था, जो हम बाह्य वातावरण में जो सीखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसे बाह्य वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट के द्वारा जो सीखते हैं, जैसे बाह्य वातावरण बोला जाता है। और जो माता पिता या हम अपने पूर्वजों से जो लेके पैदा होते हैं, जन्म लेता है बच्चा, तो उसे वंशानुक्रम कहते हैं। अगला है, किस सक्रिय प्रक्रिया के कारण बालक की शारीरिक क्षमता, संरचना तथा मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है। यह है परिपक्वता दोस्तों।
अगला है हमारा क्वेश्चन, एक छोटा बच्चा किस तत्व की कमी से साइकिल नहीं चला पाता है? तो यह है परिपक्वता है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है जन्म के पश्चात जिस प्रक्रिया के माध्यम से आनुवांशिकता सक्रिय रहती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों जीन्स कहते हैं। अगला है X+Y प्रकार के गुणसूत्रों का परिणाम क्या होता है? तो यह होता है लड़का होता है दोस्तों। अगर इसे में पूछ ले X+X प्रकार के गुणसूत्रों का परिणाम क्या होता है? तो लड़की होती है दोस्तों। अक्सर एग्जाम में आपको ये देखने को मिलता है। अगला है मानव की विभिन्न क्षमताओं का संवहन कौन करता है? तो यह करता है दोस्तों जीन्स करता है। अगला है हमारा क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गर्भधान के समय पुरुष एवं स्त्री की जनन कोशिकाएं मिलकर किस नवीन कोशिका का निर्माण करती हैं? तो यह करती हैं दोस्तों जाइगोट। अगला है प्राकृतिक शक्ति किस कारक से संबंधित है? वंशानुक्रम से संबंधित है दोस्तों। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया है? तो यह आत्मा का विज्ञान माना गया है दोस्तों। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कब कहा गया? तो यह 19वीं शताब्दी में के मध्य कहा गया था। क्या मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान? दोस्तों इम्पोर्टेंट है। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा, इसके पश्चात मन, तदुपरांत क्या खोया? यह क्या खोया दोस्तों? चेतना खोया। इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से यह क्वेश्चन। अगला है मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई है? तो यह दर्शन शास्त्र से हुई है। मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो यह मानव एवं पशु व्यवहार का अध्ययन करता है। अगला है हमारा आधुनिक समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया है? तो यह व्यवहार का विज्ञान माना गया है। मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? तो यह सामाजिक विज्ञान है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान है। विज्ञान का प्रारंभ किससे होता है? तो यह निरीक्षण से होता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मनोविज्ञान बालकों के विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की किस शाखा में किया गया है? विकासात्मक विज्ञान। दोस्तों इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन, अक्सर आपको यह साइकोलॉजी में आता रहता है कि बालकों का विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की किस शाखा में हुआ है? तो यह विकासात्मक मनोविज्ञान। अगला है मनोविज्ञान की मुख्य कितनी शाखाएं हैं? तो टोटल 20 शाखाएं हैं दोस्तों। जो भी दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। आप लोग शेयर नहीं करते हैं वीडियो को, आप लोग कर दीजिएगा। कोई इसमें पैसा नहीं लगता है कि आप लोग शेयर नहीं करते हैं, तो ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि किसी और भाई का भला हो सके। अगला है अरस्तु मनोविज्ञान को किसका विज्ञान मानते हैं? तो यह मन का विज्ञान मानते हैं। अगला है मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन हैं? तो विलियम जेम्स हैं दोस्तों। ग्रीक के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को किसका अध्ययन माना है? तो यह चेतना का अध्ययन माना है। अगला है आधुनिक मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो यह व्यवहार का करता है दोस्तों। अक्सर एग्जाम में यह क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है कि आधुनिक मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो व्यवहार का अध्ययन करता है दोस्तों। अगला है हमारा क्वेश्चन, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापना विलियम वुड ने कब की थी? तो 1875 में की थी दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई थी? लीपजिग जर्मनी में हुई थी दोस्तों। इम्पॉर्टेंट है। बालकों के विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की किस शाखा में किया गया है? तो यह विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया गया है। अगला है हमारा क्वेश्चन, जनपदों अथवा परीक्षा केंद्रों के विभिन्न संकेत प्रदान करने में किस मापनी का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है दोस्तों वर्गीकरण मापनी का प्रयोग।
किसने कहा है कि खेल मनोविज्ञान एक व्यवहारिक मनोविज्ञान है? तो यह क्लार्क एंड क्लार्क ने कहा है। अगला है, किसने कहा है कि खेल मनोविज्ञान शारीरिक तंदुरुस्ती का अध्ययन है? तो के.एम. बर्न ने कहा है। अगला है हमारा दोस्तों, खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स में व्यवहार की खोज करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है दोस्तों? जॉन लूथर का है। खिलाड़ी की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो क्या है दोस्तों? खेल भावना है। खेल भावना सभी खेल प्रेमियों के दिल में रहता है। खेल मनोविज्ञान शारीरिक फिटनेस का अध्ययन है। यह किसने कहा है? तो के.एम. बर्न ने कहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल मनोविज्ञान की अंग्रेजी में स्पेलिंग क्या है? तो यह है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। और कभी कभी पूछ लेता है आपके एग्जाम में कि साइकोलॉजी कितने शब्दों से बना है? तो 10 शब्द लिखे गए हैं इंग्लिश के साइकोलॉजी में। अगला है दोस्तों, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो इम्पॉर्टेंट है, पर्सोना शब्द से हुई है। पर्सोना का मतलब क्या होता है दोस्तों? मुखौटा होता है। आप अगर पढ़ते हैं लैटिन शब्द में तो उसे क्या बोलते हैं? मुखौटा। व्यक्ति को प्राय किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो मनोशारीरिक रूप में परिभाषित किया गया है दोस्तों। अगला है, लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ क्या होता है? तो यह होता है मुखौटा। स्पेंसर ने व्यक्ति को कितने वर्गों में बांटा है? 6 वर्गों में बांटा है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगला है हमारा, व्यक्तित्व का निर्धारण कौन सा कारक करता है? तो यह करता है क्या? सामाजिक दोस्तों। व्यक्तित्व का बाह्यमुखी तथा अंतःमुखी वर्गीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? यह किया गया है कार्ल यंग के द्वारा किया गया है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले आनुवांशिक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तो यह है जीन्स। वेशभूषा, रहन सहन, आहार, धर्म, भाषा तथा रीति रिवाज इत्यादि व्यक्तित्व को कैसे निर्धारित करते हैं? तो यह करते हैं संस्कृति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अहम शक्ति, सामाजिक हठवादिता इत्यादि क्या हैं? तो यह दोस्तों शील गुण है। पर्सनैलिटी एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किम्बल यंग हैं। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो यह पर्सोना शब्द से हुई है दोस्तों। अगला है, व्यक्तित्व में क्या नहीं आता है? सूरत और शकल नहीं आता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसने कहा व्यक्तित्व आंतरिक और अर्जित विनियमों का जोड़ है? तो यह कहा है कौन? वैलेंटाइन ने कहा है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्यक्तित्व में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है? तो यह है दोस्तों गैत्यात्मक होता है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, तो यह दोस्तों वंशानुक्रम है तथा वातावरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और जो भी दोस्त वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर कर लें। अगला है हमारा, वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन की व्यक्तित्व है, इस परिभाषा को लिखा है। तो यह किसने लिखा है? बोटिंग ने लिखा है। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में है दोस्तों। व्यक्ति का असामान्य व्यवहार अत्यधिक किससे प्रभावित होता है? तो शिक्षा से होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया था दोस्तों आपके लिए। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का यह क्वेश्चन था वन लाइनर, जो हर एक एग्जाम में आप लोग के आता रहता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। और जो भी दोस्त हमारे कमेंट्स में बताए थे कि सर हमें साइकोलॉजी का क्वेश्चन लेके आइएगा, तो हम साइकोलॉजी के लेके आए हैं। फिर अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।